he has played a crucial role in e-content development for Kochivali and acknowledged by the Higher Education Department. Finally, it is with great pleasure that we welcome our scholars, researchers, and leaders whose life's work has significantly contributed to the academic scenario of Kochivali. Please join me in extending a hearty welcome to Professor Satima Tawaki. Thank you. रिस्पेक्टेड वाजपेयी मैम, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके बहाफ में मैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस शानदार जो रिसर्च मैथोलॉजी का कोर्स चल रहा है, एड ऑन कोर्स। तो मैं दिल से वाजपेयी मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में विश्वविद्यालय की कुलपति मैम शोभा तिवारी मैडम को और यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं जो पीजी के हैं और प्यारे रिसर्च विद्यार्थी शोधार्थियों के लिए। मेरे साथ मैडम श्वेता सवेते, मैडम चौरसिया और मेरे स्कॉलर सुयश भी हैं। मैं सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं इस समाजशास्त्र विभाग का, जिसने मुझे इस शानदार अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे बात कर पाऊं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम बात करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी के बिहाफ अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि जब स्कॉलर से बात करते हैं शोधार्थियों से, तो ज्ञान की दोनों तरफ से धाराएं बराबर बहती हैं। क्योंकि जो शोधार्थी होता है उसके पास ज्ञान का जन्म होता है, बीज होता है, वो जन्म करता है ज्ञान का। तो जब उसके पास हम किसी बात को रखते हैं उसके सामने, तो निश्चित रूप से उसके पास जो वो ज्ञान बढ़ाता है, अपने अज्ञान की दिशा में बढ़ता है, तो उसके अच्छे बीज प्रफुल्लित होते हैं, अच्छे वृक्ष बढ़ और वो समाज और समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे कि इस विश्वविद्यालय को ये द्वितीय वर्ष है जो रिसर्च कंडक्ट करा रहा है। शायद सेकंड बैच है पीएचडी का चल रहा है जो, और उस बीच में इतना बढ़िया कोर्स रिसर्च मैथोलॉजी का। क्योंकि जब हम किसी भी वे में जाएं ज्ञान को खोजने के लिए, तो ज्ञान की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, वो है आपकी विधि या मैथोलॉजी। बिना मैथोलॉजी को पकड़े हम ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। तो जैसा आपके सामने मेरा टॉपिक है कि स्टडी मेथड मैथोलॉजी या क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत हम बात करेंगे। इसमें दो चीजों पे विशेष फोकस करना है कि केस स्टडी मेथड और क्वालिटेटिव रिसर्च, हम दो चीजों पे करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं स्लाइड को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, फॉर्मली चर्चा करेंगे, कोई भारी भरकम कोई लेक्चर नहीं होगा। एक हम लोग बातचीत करेंगे, जैसा मेरा रहता है कि मैं बात ही करता हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ किसी को, है ना। मेरी इच्छा भी नहीं होती आपको बहुत ज्यादा ज्ञान देने की, मैं सिर्फ बात करूंगा आपसे। जब हम मैथोलॉजी में काम करते हैं, आप कुछ किसी चीज को खोजते हैं या रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास अप्रोच होती है। बिना अप्रोच के हम कोई काम नहीं कर सकते। अप्रोच आप लोग जानते हैं क्या होता है? हिंदी में उपागम बोलते हैं, उपागम। तो जितने भी सोशल साइंस हो या साइंस हो या जितने भी विषय हैं, उसमें दो ही प्रकार के उपागम होते हैं। एक कौन होता है? माइक्रो, एक मैक्रो। ठीक है, दो ही होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो को क्या बोलते हैं? हाँ, बृहद। माइक्रो सूक्ष्म। ठीक है, बृहद उपागम से ही शुरुआत हुई है सारे साइंस की। ठीक है, साइंस की जो हमने काम किया, तो बृहद का क्या है? जब हम बड़े कॉन्टेस्ट में किसी चीज को देखें, बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में देखें, और उसको देखकर कहां ले आए? व्यक्ति के ऊपर। भाई जो कुछ हो रहा है सोसाइटी में, समाज में, किसके लिए हो रहा है? व्यक्ति के लिए अल्टीमेट, है ना। क्योंकि क्या है पॉइंट में क्या है, केंद्र में क्या है?
व्यक्ति है, और तो कोई है नहीं। तो पहले जो हमारी रिसर्च थी, मैक्रो से हमने स्टार्ट किया, साइंस में, सोशल साइंस में भी मैक्रो से। जब हम जाते हैं तो मैक्रो में अगर हम सोशल सोशल साइंस में देखें तो इसमें दो चीजों को ही अध्ययन की विधि में रखा जाता था। एक तो किसको, सोसाइटी को, समाज को, और दूसरा किसको, स्ट्रक्चर को। एक सोसाइटी, दूसरा क्या, स्ट्रक्चर। जब हम समाजशास्त्र की जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू में देखते हैं अगस्त कामटे को, देखते हैं मैक्स वेबर को, तक आते आते जो बीच में पूरा एरा था, मैक्स वेबर को या पार्सन्स को के आने के पहले तक, चाहे वो स्पेंसर रहे हों, दुर्खीम रहे हों, कार्ल मार्क्स रहे हों, या जितने भी लोग रहे हों, तो इन्होंने किसको, कौन से उपागम को, किस अप्रोच को लिया, मैक्रो को। इन्होंने कभी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखा अपनी स्टडी में। अपनी स्टडी में दो चीजों को रखा, या तो सोसाइटी और दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखोगे कि किसका जन्म हुआ, खुद विकासवाद। इसको आगे भी कर सकते हो, स्लाइड को। कहां से स्लाइड, अच्छा मुझे ही करना है ऐसे, हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। मैक्रो में बात कर रहे हैं, तो जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो इसमें सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर, दो चीजें पे ही फोकस किया गया। और जो मेथोडोलॉजी ली वो कौन सी, डिडक्टिव मेथड। ऊपर से हम नीचे की ओर आए, टॉप टू बॉटम। टॉप पे क्या था, समाज था, संरचना थी, और संरचना पे जो चीजें हो रही वो हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, व्यक्ति पे। किसके आधार पे देख रहे हैं हम व्यक्ति को, किस आधार पे देख रहे हैं हम, जो पूरे समाज में बदल रहा है। ठीक है, जो समाज का पूरा प्रभाव है वो हम किस पे दिखा रहे हैं, व्यक्ति पे। कि व्यक्ति, इसलिए व्यक्ति का यहां पर कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, व्यक्ति की समस्याओं से मतलब नहीं है। किसकी समस्याओं से मतलब है हमें, मूल रूप से जो सामाजिक संरचना में समस्याएं उत्पन्न हो रही, सोसाइटी में समस्याएं उत्पन्न रही हो रही। अब वो किसके रीजन से हो रही, हम उस रीजन पे नहीं जा रहे, हम तो होल देख रहे हैं, होल। और फिर हम उस होल को लेके आ रहे हैं कहां पे, पार्टिकुलर, जनरल टू पार्टिकुलर। जनरलाइज किया पहले हमने किसी समस्या का, और उसके बाद हम कहां तक आ गए, व्यक्ति तक। इसीलिए हम देखते हैं शुरुआत में उद्विकासीय सिद्धांत हुए, संरचनावादी सिद्धांतकार हुए, प्रकारवादी सिद्धांतकार हुए, कॉन्फ्लिक्ट स्टडी हुई, लेकिन व्यक्ति की बात नहीं हुई। हुई क्या बात, यहां नहीं हुई व्यक्ति की। हम जब कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा कई बार देख लेते हैं कि वो व्यक्ति की स्टडी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समुदाय विशेष को देखा, और बहुत बड़े समुदाय को, और वो जनरलाइज था, वो पार्टिकुलर नहीं था। ठीक है, हाँ सॉरी। अब जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो यहां माइक्रो में सबसे पहले हमें किसको मिला, व्यक्ति को मिला, इंडिविजुअल पहली बार आया। और हमने इंडिविजुअल को देखा, और इंडिविजुअल की स्टडी करके हमने कहां ले गए, पार्टिकुलर टू जनरल। पहले पार्टिकुलर, पहले हमने छोटे अध्ययन देखे, और छोटे अध्ययनों से जो हमारा निष्कर्ष निकला, और वो क्या किया हमने, उसको जनरलाइज किया। मेरी बात समझ में आ रही है, पीछे उधर आ रही मेरी बात समझ में, मैं क्या कह रहा हूं। क्या किया हमने, पहले क्या किया, जो स्टडी की वो पार्टिकुलर की, मतलब छोटी स्टडी रखी, इसमें इंडिविजुअल क्या था, महत्व था इंडिविजुअल का। और इंडिविजुअल के महत्व को हमने किस पे किया, सोसाइटी पे लगाया। अच्छा, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अभी मैं माइक्रो की जब बात कर रहा था, मैक्रो की, तो दुर्कीम का एक अध्ययन था सुसाइड वाला, आत्महत्या का, तो क्या वो व्यक्तियों पे था, हाँ क्या था वो, कैसा था। आत्महत्या तो व्यक्तिगत होती, कैसी होती, क्या फर्क, क्या होता है। प्रॉब्लम्स हम देखते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक क्या होती है, एक सोशल प्रॉब्लम होती है, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। तो अब जब हम उसको करेंगे सुसाइड को, तो कौन सी प्रॉब्लम है, सोशल के इंडिविजुअल, उन्होंने सोशल माना था। अब वैसे कौन सी है, इंडिविजुअल है कि सोशल है। हम्म, अच्छा अच्छा,
डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? अगर उसको मेंटली है तो फिर वो इंडिविजुअल हो जाएगा, और अगर वो सोसाइटी देखो, समस्या कब होती है? जब किसी व्यक्ति के आने जाने से समाज पर प्रभाव पड़े, तो वो सोशल है, और सिर्फ उसी पर प्रभाव पड़े। अब जैसे वो अकेला ही है घर में, वो मर गया, तो किस पे प्रभाव पड़ा? हाँ, सोसाइटी पे कोई प्रभाव पड़ा? पड़ सकता है, पड़ सकता है। इसीलिए वो हमने किस में रखा था उसको? मैक्रो में। माइक्रो की बात नहीं थी उसमें, क्योंकि वो सोशल ही है। आपको इसको इंडिविजुअल नहीं रख सकते। अगर वो कोई गया है, कोई आया है, तो वो किसको प्रभावित करेगा? उस सब्जेक्ट का, सोसाइटी का मैटर है, और इन सभी मैटरों से ही सोसाइटी बनती है। वो सोसाइटी से वो कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को से हमने स्टडी की, और इसमें डिडक्टिव मेथड का यूज किया, इंडक्टिव। इसमें पार्टिकुलर टू जनरल गए, तभी हमें थोड़ा नए पर्सपेक्टिव मिले, है ना। कौन सा? जैसे फिनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ट्रामेटोलॉजिकल थ्योरी, इथनोमेथोनोलॉजी, और वो विनिमय सिद्धांत भी, बहुत सारे, ब्लूमर वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को हमने क्या किया? शामिल किया। इसमें क्या था? छोटे छोटे अध्ययन हुए, है ना। समाज का, छोटे से समाज का हुआ, ग्राम की स्थिति अध्ययन हुए, गांव के अध्ययन स्टार्ट हुए, फिर कहाँ पहुंचे? समुदाय के अध्ययन हुए, किसी घटना का, तब भी घटना का अध्ययन नहीं हो रहा था, हम उसको भी जर्नलाइज कर रहे थे, है ना। आपने सिंबॉलिक देखा होगा, मीनिंग का, सिंबल का, लेकिन फिर भी हम नीचे तक आ गए थे, है ना। छोटी छोटी सोसाइटी के सिंबलों को क्या करने लगे थे हम? देखने लगे थे, समझने लगे थे, है ना, कि उनको महत्व देने लगे थे। हाँ, एक बार कैसे कर देता हूँ शेयर। क्या हो रहा है? बच्चे ऑनलाइन वाले कह रहे हैं लाइव में शेयर। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लो। सर आप चाय लीजिए। मैं चाय ले लूं? यस सर। ठीक है। लेकिन क्या था इसमें? मैक्रो स्टडी ज्यादातर उन चीजों में होती, साइंटिफिक चीजों में, नेचुरल घटनाओं में, है ना। उनके लिए तो मैक्रो चीज बहुत अच्छी है। लेकिन हम जब सोसाइटी को दो बातों में बात करते हैं ना, जब सोसाइटी के स्कूल बांटे गए, सिंथेटिक फॉर्मल स्कूल, जब वो बहस छिड़ी, है ना, समाज में, कि सोशलॉजी को कैसे बनाना है, भाई विज्ञान बनाना है, विशुद्ध विज्ञान बनाना है, कि सामान्य विज्ञान बनाना है, थी ना घटनाएं, है ना। हम समाजशास्त्र को कैसे देखते हैं? क्योंकि घटना समाजशास्त्र में दोनों चीजों का महत्व है, क्वांटिटेटिव का है और क्वालिटेटिव का भी है, दोनों का है। लेकिन जब हम बात करेंगे ना सोशलॉजी में, चाहे बाद में ही ले लूंगा, हाँ, नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा ले लूंगा बाद। तो जब हम फिनोमेना की बात करते हैं, सामाजिक घटनाओं की बात करते हैं, तो समाज में दो प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, एक नेचुरल फिनोमेना और एक सोशल फिनोमेना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक घटनाएं, और दूसरी सामाजिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ज्यादातर किन में होता है? साइंस वाले विषयों में, है ना। कि आप H2O, पानी का जो होगा तो हाइड्रोजन के दो और एक ऑक्सीजन बना के जल बनाएगा, या कोई और घटना है, या खगोलीय घटना हो, कोई भी हो, तो नेचुरल फिनोमेना है, घटना है। सोशल फिनोमेना, सामाजिक घटनाएं। अच्छा, ये भी दो टाइप की घटनाएं होती हैं इसमें। जब हम एक्चुअल में सोशल फिनोमेना, वैसे तो तीन रूप होते हैं, एक बिहेवियर, एक हिस्टोरिकल, एक पॉलिटिकल। सोशल फिनोमेना तीन होते हैं, बिहेवियर, हिस्टोरिकल और सोशल, सॉरी पॉलिटिकल। लेकिन इसमें हम दो दो फिनोमेना की बात करते हैं जो जनरलाइज है। एक क्या है? मूर्त, और दूसरा अमूर्त, कंक्रीट, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। जब कंक्रीट होता है कोई चीज, मूर्त, वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। जैसे किसी की आर्थिक विकास में ग्रोथ हो रही है, उसके पास साइकिल थी, फिर मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, वो हमें दिखाई देता है।
लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सिर्फ दिमाग में असर डालती हैं। जैसे मान लीजिए अभी बात कर रहे थे, कोई दंगा हो गया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, ठीक है। सांप्रदायिक दंगा किसी दूसरी जगह हुआ, यहाँ से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर, तो वो क्या घटना हमारे दिमाग में प्रभाव डालेगी क्या? जैसे हमें उस घटना को देखा, हमने सुना कि फलान जगह इस व्यक्ति को मारा, कोई भी स्थान को लोकेट कर लो कि भाई लखनऊ में एक हिंदू लड़के को मुस्लिम लोगों ने मार दिया, ऐसे घटना हुई, ऐसे हमारे पास एक न्यूज आई, सांप्रदायिक घटना घटित हुई लखनऊ में, और यहाँ बात आई, हमने न्यूज में देखा, तो हमें उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा किसी चीज का? उसका पड़ेगा? वो कंक्रीट तो होगा नहीं, मूर्त होगा क्या? नहीं होगा। वो हमारे अंदर आएगी चीज, है ना, अंदर चीज आएगी, वो हमें दिखाई नहीं देगी, अमूर्त होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट होगी, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सूचना, वो घटना, वो चीजें हमें क्या कर रही है? प्रभावित कर रही हैं। इसी प्रकार से किसी की मृत्यु का समाचार, कोई मर गया, आत्महत्या कर ली, उस घटना वो भी हमें प्रभावित करेगी। सोशल मीडिया पे हमने कोई चीज देख ली, या कोई वायरल पोस्ट आई, या हमने कुछ को देखा, तो वो भी हमारे अंदर क्या करेगी? अंदर प्रभाव डालेगी। तो कोई घटना हो, कोई मैसेज हो, कोई संदेश हो, कोई भी सिंबल हो, ये क्या करते हैं? हमें प्रभावित करते हैं। और जो सारी चीजें हमें प्रभावित करती हैं, कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इनका अध्ययन हम कैसे करेंगे? जो हम अध्ययन करते हैं वर्तमान में, मैं आप जो रिसर्च स्कॉलर बैठे होंगे, मैं जनरल में बात कर रहा हूं, मैं किसी की रिसर्च को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। हम ढूंढते कैसे हैं? रिसर्च कैसे करते हैं? हम चाहते हैं ग्राफ बनाना, है ना, हम चाहते हैं टेबुलेशन करना। हम एज ए सोशोलॉजी के स्टूडेंट है, सोशल साइंस में हैं, तो हम ग्राफ में किसी की मनोवृत्ति, संवेगों को क्या रख सकते हैं? बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कि लिकेड स्केल, कि बोगडस का डिस्टेंस स्केल, वो तो रखे, उसमें भी हम प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी की मनोवृत्ति। वो तो स्केल में जितनी चीजें आ जाएंगी वो आएंगी, लेकिन हम उसकी स्टोरी है, उसके साथ जो चीजें जुड़ी हैं, क्या उसको हम बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। तो हम एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वर्तमान में, जो हम रख रहे हैं कि इसका अध्ययन, उसका अध्ययन, क्वेश्चन आयर बना के कर रहे हैं काम, वो एक हिसाब से सर्वे कर रहे हैं। और हमारे सर्वे में हम कोई ना थियोरिटिकल थ्योरी निकाल के कुछ दे रहे हैं, ना कुछ नयापन ला पा रहे हैं। हमारे भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी होती हैं हमारे पास। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन भारत में है, लेकिन अगर रैंकिंग में देखे जाए तो 100 में एक भी नहीं होगा, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंस में तो दे भी रहे हैं, ठीक है, सोशल साइंस में नहीं दे पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हम सोशल साइंस को साइंस और सोशल साइंस दोनों के बीच में से लेके जा रहे हैं, ना वो ठीक तरीके से साइंटिफिक है, ना ठीक तरीके से सोशल साइंस है। हम घटनाओं को, हमने कोई स्टडी को लिया कि कितने प्रतिशत लोग, ना हमें उससे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, उसके हिस्टोरिकल चीजें क्या हैं, उससे और कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हैं, वो चीजें हम क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम जो एब्स्ट्रैक्ट सोशल फिनोमेना है उसको हम मिस कर रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट सोशल फिनोमेना है, वो एक ही चीज से हम अध्ययन कर सकते हैं। वो एक चीज क्या है? वो है केस स्टडी मेथड या क्वालिटेटिव रिसर्च। दो ही चीजें, या क्वालिटेटिव रिसर्च, केस स्टडी। क्वालिटेटिव रिसर्च में समाज मिति, केस स्टडी, ये सब सारी चीजें अगर हम लिख कर इन पर काम करेंगे तो हम कुछ निकाल पाएंगे, नई चीज निकाल पाएंगे। ठीक है, यही
अच्छा पीछे जा रहे क्या? ठीक है। क्वालिटेटिव मेथोलॉजी को डेफिनेशन और क्या है क्वालिटेटिव, तो मैं क्या है डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, इसलिए जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन में किताब में आपको तमाम मिल जाएंगे। लिखा होगा कि समग्र का अध्ययन, किसी समूह का अध्ययन, किसी घटना का अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन को करना क्या होता है, केस स्टडी मेथड होता है, किसी संपूर्णता का अध्ययन, किसी केस को समझ लेना, ये डेफिनेशन होती है। एक्चुअल में होता क्या है केस स्टडी मेथड? अगर केस स्टडी मेथड के इतिहास में जाएं तो हम बता पाएंगे कि भारत में किस समाजशास्त्री ने केस स्टडी मेथड किया है। लगभग मुझे लगता होगा इस हॉल में लगभग सोशलॉजी के लोग हैं, आधे तो होंगे, सभी हैं, आधे लोग तो होंगे समाजशास्त्र के। किस भारतीय ने काम किया है केस स्टडी मेथड में, किस भारतीय ने काम किया है? हम जब उस देखते हैं ना ग्लोबली कि कौन सा सोशोलॉजिस्ट है जिसको हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, साइडेशन कर रहे हैं, किसको बार बार पढ़ रहे हैं। हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम देखेंगे फॉरनर उठा रहे हैं, हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, उसका रेफरेंस ले रहे हैं, हम एक स्टडी नहीं बता पा रहे हैं कि स्टडी में किसने काम किया भारत में। हर्बर्ट स्पेंसर ने किए होंगे और किए भी हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन हमें नहीं पता, हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं गया केस स्टडी के साइड। केस स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है, हमें सोशोलॉजी में, सोशल साइंस में इसका यूज कैसे करना चाहिए। और हमारे पास अगर हम ले भी लेते हैं तो हम महीनों घूमते रहते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, अपना एज सुपरवाइजर, इंक्लूडेड सुपरवाइजर, और भी कई लोग सोशल साइंस के, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि मटेरियल सबसे ज्यादा किस चीज का है ना। रिसर्च के लिए हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, मटेरियल किस चीज का है। और हमने कोई टॉपिक ले लिया, अगर उसका मटेरियल नहीं है तो हम डर जाते हैं, उसका मटेरियल ही नहीं है, हम कैसे काम करें। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे पास यही हो जाता है। तो हमें जब भारतीय कोई स्टडी नहीं मिली हमें ढूंढने में, शोध गंगा में या किसी चीज में, तो हम कैसे केस स्टडी मेथड को लेते, तो हमने लिया ही नहीं। ठीक है, केस स्टडी मेथड वही है, किसी घटना का, किसी समूह का, किसी समुदाय का, किसी गांव का, किसी व्यक्ति का, किसी भी चीज का क्या समग्र अध्ययन, जितने भी एस्पेक्ट उससे जुड़े हैं, जितने भी उससे चीजें जुड़ी हैं, सबको ढूंढ लेना। ऐसा कोई उसकी हिस्ट्री भी हो जाए, उसकी ज्योग्राफी हो जाए, सोशल उसका सोसाइटी से इम्पैक्ट हो जाए, इकोनॉमिक्स से हो जाए, पॉलिटिकल से हो जाए, सारी चीजों को जो इर्द गिर्द है सब चीजों को ढूंढ लेना और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना या एनालिसिस कर देना, वो है आपका केस स्टडी। इतनी डेफिनेशन है, इतना ही अर्थ है तो इतना ही, लेकिन इसके बाद बहुत कठिन है जो कुछ है, यही तो करते हमसे बनता नहीं है, इसीलिए कठिन है। हमें नहीं पता चलता कि हम केस स्टडी में कैसे हम कौन सी केस स्टडी होती है, कौन सी रिसर्च डिजाइन लगाएंगे, क्या होती है, उसके बाद हम थोड़ा सा फेल होने लगते हैं। ये हमें बहुत इजी पड़ता है कि हमने रिसर्च डिजाइन ले लिया, हमने क्वेश्चन आयर बना ली। क्वेश्चन आयर नहीं बनाते हम, क्योंकि भेजते नहीं, इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं ज्यादातर, और हमने पूछ लिया, भर लिए 10 हमने भर लिए, और हमें लगा 10 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मुझसे बैठ के पूछ रहे हैं। हम पूछने कैसे जाते हैं, हम बैठे हैं चेयर पे, उत्तरदाता बैठा है हमारे नीचे, अब हम साहब हैं, हम पूछ रहे हैं बताओ, उसने बताया, हमने लिख लिया, हमें क्रॉस कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि हमारे में क्रॉस कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्यों पूछे, और पूछ लेंगे तो क्या करेंगे उसका। अगर हमने पूछ भी लिया कोई क्रॉस क्वेश्चन, तो भाई उसको हम लिखेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे तो इंटरव्यू शेड्यूल में कोई प्रश्न ही नहीं है उससे रिलेटेड दूसरा लिखने के लिए। मेरी बात आ रही ना समझ में, अब कहाँ लिखेंगे उसका, वो तो हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं। केस स्टडी में ऐसा नहीं है, केस स्टडी में ऐसा इधर के ऐसे, हाँ इंटरव्यू शेड्यूल में कहाँ आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है।
देखो मैं यहाँ दो बातें मिक्स हो रही हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। इंटरव्यू शेड्यूल, शेड्यूल जब है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है ही नहीं, वो बिल्कुल। हाँ, तो इंटरव्यू कहाँ ले रहे हैं, अलग है। वो शेड्यूल तो पहले से फिक्स है, वो तो सिर्फ वो सेम क्वेश्चन आयर है, उसमें क्वेश्चन आयर में अंतर कुछ नहीं है, आप उसमें पूछ रहे हो, इसलिए वो इंटरव्यू शेड्यूल है। आप इंटरव्यू लेके पूछ रहे हो और क्वेश्चन आयर आप सिर्फ भेज रहे हो, दो बस इतना अंतर है। इंटरव्यू अलग चीज है ना। हाँ हाँ, हम देखें तो देख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है। यहाँ पे कोई भारतीय का नाम है? अरे है भाई, मैंने लिखा है जानबूझ के। किताब का नाम सुना है इसका? हाँ, इंडियन कॉल गर्ल सुना होगा, नहीं सुना? इन्होंने पता कितना टाइम दिया इसके लिए, 10 साल, 10 साल काम किया उन्होंने अपनी पीएचडी में, तब उन्होंने एक किताब निकाली, द इंडियन कॉल गर्ल। ली प्ले है, हीले हैं, हर्बर्ट स्पेंसर है, एंडरसन है, द होबो, बहुत सारे लोग हैं। इन सब ने किए, स्टडी की है, जो भारतीय नहीं है। लेकिन प्रमला कपूर को ही मैं कोट करूंगा, वो हिस्टोरिकल है, और वो द होबो वगैरह सब पढ़े होंगे आपने, जैक रोलर को भी पढ़ा होगा, इसका क्लिफोर्ड शाह का जैक रोलर सब पढ़ा होगा, इनका थॉमस का और नैनकी का भी पढ़ा होगा। इसको व्यवस्थित मानते हैं, ये जो पहले थे ना ये व्यवस्थित नहीं थे। एक्चुअल में इनने डाटा तो लिया लेकिन इन्हें थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं लिया। वो स्पेंसर हो या लीपले हो या विलियम हेले हो, हेले का था 1000 बच्चों पे उनने किया था, 1000 बच्चों के ऊपर से केस स्टडी की थी 1000 बच्चों पे, लेकिन वो भी उनका सिस्टमैटिक वे में नहीं था। लेकिन सिस्टमैटिक वे में इनका था, इनका स्टार्ट हुआ था 1918 में। इन्होंने क्या किया था, कंपैरेटिव स्टडी की थी, अमेरिकन और यूरोप के किसान थे जो पीजेंट थे, उनके ऊपर से काम किया था इन दोनों ने, जैक रोलर और प्रमला कपूर। प्रमला कपूर का अध्ययन इन सबसे बहुत बेस्ट है, 10 साल एक अध्ययन के लिए दिया। आपको मैं बताऊं केस स्टडी इसलिए कठिन है, केस स्टडी ज्यादातर लोग करते क्यों नहीं है, क्योंकि आपका टाइम टेकिंग है। आप जब जाते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है केस स्टडी में, और केस स्टडी के जो साथ में जुड़ी हुई चीजें वो बहुत ज्यादा है। जब आप रिसर्च डिजाइन बनाते हो, ज्यादातर देखो रिसर्च डिजाइन कैसे बनाएंगे, डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। और जब हमें कुछ नहीं पता तब हम कौन सा लेते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। जब हमें कुछ नहीं पता, किसी क्षेत्र के बारे में हमारे बहुत नया है, तो हम कौन सा लेते हैं, एक्सप्लोरेटरी। और हमारा पूरा रिसर्च कौन सा होता है, उसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं होती रिसर्च में, हमें कोई हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती। जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं तब हमारा रिसर्च ही क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, और उसी से हमारी हाइपोथेसिस डेवलप होती है, और वो काम आगे आने वाले लोगों के लिए क्या होता है, पिलर होता है पहला, उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमला कपूर का भी अध्ययन क्या था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, एक्सप्लोरेटरी था, शुरुआत थी, डिस्क्राइब किया है उनने। आप देखिए, आपको मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि इस स्टडी मेथड होता है, मैथोलॉजी नहीं होता, लेकिन मैंने टॉपिक में मैथोलॉजी लिखा और मुझे टॉपिक भी दिया मैथोलॉजी लिख के। क्यों? एक्चुअल में मैथोलॉजी है, क्योंकि मेथड बस नहीं है, इसमें खुद की अपनी स्ट्रक्चर होता है, खुद की संरचना होती है, खुद की चीजें बदल जाती हैं। आपका जो स्टडी होगी, आप जितने डीप जाओगे, आप चाहोगे ना, आपने कहां से स्टार्ट किया, एक्सप्लोरेटरी से, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप जब अंदर घुस गए तो आप डिस्क्राइब करने लगे, तो आपकी संरचना कैसे हो गई, बदल गई, स्ट्रक्चर उसने खुद बदल लिया आपके रिसर्च ने। अब भाई आपको कुछ नहीं पता, एक्सप्लोरेटरी, तो आप अपने निर्देश को कैसे ढूंढोगे, कैसे पहुंचोगे उसके पास तक, सैंपलिंग कैसे करोगे, इनको कैसे सैंपलिंग की दिक्कत पड़ी होगी। एक बताओ, एक लड़की जो कॉल गर्ल का काम करती हो, वेश्या का काम करती हो, उसकी स्टडी करना कितना डिफिकल्ट है, कितना बड़ा टास्क है।
वो क्यों आपको समय देगी, क्यों अपनी कहानी बताएगी, और वो कैसे आई। आपका जो मिथ है, जो हम बात कर रहे थे ना अभी, हमने जो आपको शुरू में बताया था, इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस हो रहा था माइक्रो में, तो हम किसकी बात कर रहे थे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। आपका सिंबल क्या है, किसी शब्द को सुनने के बाद, किसी सिंबल को सुनने के बाद, शब्द अपने आप में सिंबल है। शब्द क्या है, सिंबल है। सिंबल देखना बस नहीं होता, जैसे हमने बरगद का नाम लिया, बरगद का पेड़ आपके लिए सिंबल है, स्ट्रक्चर्ड सिंबल है। वो आपको बताएगा, आपके दिमाग में एक स्टोरी आ जाएगी कि भाई हमें गर्मी लगेगी, गर्म जा रहे हैं धूप में, बरगद का पेड़ मिला तो अच्छी ठंडी हवाएं अच्छी आती हैं, ठंडक में बैठ सकते हैं। ऐसा आता नहीं होता मन में, आता है, वो सिंबल है। हमने ऐसे कहा गल, कॉल गल, आपके मन में एक सिंबल आया। अगर इस सिंबल को हम अगर चेंज करेंगे, ओनली एक वे है, या उस सिंबल को हम समझेंगे, चेंज करना नहीं कह रहा हूं, समझने की बात, अंडरस्टैंड करेंगे, तो सिर्फ एक ही वे है। वो आपका क्या है, केस स्टडी मेथड। मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं कि केस स्टडी मेथड के लिए थोड़ा सा मैं क्वालिटेटिव, इसकी बात ही नहीं मैंने की थी अभी, क्वालिटेटिव मेथड की, है ना, मैं केस स्टडी पे आ गया था। बात इसलिए है क्योंकि क्वालिटेटिव आप जानते हो क्या होती है, मैंने पहले कहा किसी घटना का संवेग, किसी घटना का प्रभाव, ठीक है, आपका किसी से, किसी भी चीज का, किसी घटना हो, कोई न्यूज हो, बहुत सारी चीजें वो क्या कर रही हैं, आपको प्रभावित कर रही हैं, और वो आपके संवेगों को प्रभावित कर रही हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस समाजशास्त्र क्या है, संबंध है समाजशास्त्र में, आपकी रोल है, भूमिकाएं हैं, वो हमें कुछ नहीं दिखाई देती। अभी मैं जैसे जैकेट पहने हूं, सूट वूट नहीं पहने हूं, जीन्स पहने हूं, मैं इधर बैठ जाऊं तो मुझे कहेगा स्कॉलर है। भाई ऐसा थोड़ी लिखा है कि मैं नेम प्लेट लगा मैं प्रोफेसर हूं, मैं टी शर्ट पहन के आ जाऊं तो कहेगा कोई भाई हाँ हो सकता दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी दिख रही सब तो कहे नहीं भाई पीजी का तो नहीं है, हो सकता पीएचडी कर रहा हो, बोल सकता है। लेकिन देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन क्या है। बता सकते हो एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के चले आ रहे हैं तो आप क्या सिंबल, वो तो क्या होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, कभी कोई हम नहीं सोचते कि भाई बहन भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें बन गई हैं सोसाइटी में, सिंबल बन गए हैं, अब चीजें हो गई हमारे दिमाग में, स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं, और उसको हम तोड़ते नहीं हैं, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, मैं कह रहा था मैक्रो और माइक्रो, लेकिन हम अभी भी स्टडी जो कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, मैक्रो ही कर रहे हैं। हम ले तो रहे हैं सैंपल साइज 300, एक एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, लेकिन जो छिपी हुई चीजें हैं उसको हम खोज नहीं पा रहे हैं। खोज रहे हैं क्या? नहीं खोज पा रहे हैं। उससे हम वो चीज पूछ रहे हैं जो हमारे क्या है, पर्पज का है, पर्पज का है ना, वो हम पूछ रहे हैं उससे, जो हम प्रश्न पहले से रच के गए हैं। जो मैं इंटरव्यू शेड्यूल की बात कर रहा था, लिख के गए हैं, पहले से रच के गए हैं, तो हमने वो रख दिया, परोस दिया, उसका उत्तर आ जाए। आप एक मैं आपको बताता हूं, अभी आपने किसी ने कोई इंटरव्यू शेड्यूल भरे हैं क्या, कभी किए हैं पेपर के लिए? किसने किए हैं? फिल किए हैं? कितने किए? करीब एक ही किया होगा। कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे। अच्छा जी बताओ, 25 क्वेश्चन में 2 लोगों से भरे तो कितने क्वेश्चन में अंतर आया था? मैं कह रहा हूं कि एक इंटरव्यू शेड्यूल रखा जाए, 25 लोगों के साथ रखा जाए, 90% लोग सेम लिखेंगे, सेम करेंगे 90%, 10% लोग थोड़ा सा बदल लेंगे। आपका रिजल्ट 70%, 80%, 90% आता है। और जब आपका ये रिजल्ट आता है तो साइंस में भी नहीं आता भाई, ये तो साइंस में भी नहीं आता 90%। भाई पीएचडी भी 75% पे कर देते, हाँ है तो हो जाएगा, ऐसे ही होगा।
100%। लेकिन हम तो सोशलॉजी 90% हमारा एक सा रिजल्ट आता है, और सोशल साइंस है। कितनी बड़ी तारीफ की बात है। मेरी बात को समझ रहे हो गंभीरता से, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम पहले से उस चीज को, हमारे अंदर विचार हैं, जो हम चाह रहे हैं वही हमें मिलता है, और वो हमने रचा है, और हमने उसको बिल्कुल नहीं बदला। अगर उसने कुछ अलग कहना भी चाह रहा है तो कैसे कहेगा? कह पाएगा क्या? नहीं कह पाएगा। तो क्या है? रिसर्च है, सर्वे है। सर्वे है, मुझे सर्वे लगा, लेकिन है रिसर्च, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी का भाग है। अच्छा, सर्वे की टाइप्स किस किसने पढ़े? एक ने भी ना पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि हमें सर्वे से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिसर्च। जब आप सर्वे को भी पढ़ोगे तो वही सब आपको मैथोलॉजी मिलेगी सर्वे में, जो आप रिसर्च में पढ़ रहे हो। कुछ अंतर नहीं है उसमें भी। आपको वही करते हो, आप इंटरव्यू शेड्यूल भरवाते हो, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी लगा सकते हो, है ना, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी, रिसर्च डिजाइन लगा सकते हो। क्या अंतर है फिर? कुछ नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 5 की स्टडी जरूर करो। अगर आप सोशल साइंस में हो, एक्चुअल आपको कुछ निकालना है, तो 5-5 की स्टडी शामिल करो। और केस स्टडी को कैसे शामिल करो? टाइम कितना है? ज्यादा तो नहीं हो गया? बस भाई, बात तो हुई नहीं अपनी, तो कहीं और फंस गए हैं। ऐसे केस स्टडी का जब प्लान करते हैं तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए? डिजाइन, ठीक है, प्रिपेयरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो। देख लो, अगर किसी को लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बाकी कोई क्या? अच्छा, जूम करना। पीपीटी शेयर कर देना, उसमें खाली है पीपीटी, कुछ नहीं लगा है ना। शेयर कर देना, कोई वो नहीं है। मैं कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसको। आप प्लान करते हो, मैंने जैसे कहा, पहले कहा कि आपको, आपकी प्रमिला कपूर की बात कर रहा था मैं कि 10 की स्टडी है या 100 की स्टडी। आपकी 10 की स्टडी वो इम्पैक्ट दे सकती है जो आपके 300 लोग का आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हो, वो नहीं दे पाएंगे आपको। हर एक आदमी की अपनी एक कहानी होती है। अच्छा, एक किताब है, एक पिक्चर भी बनी थी उस पे, टू स्टेट, नोवेल है, किताब है, हाँ? चेतन भगत का। किसी ने पढ़ा है या सुना हो उसके बारे में? पिक्चर तो देखी होगी। पिक्चर किस नाम से बनी थी? टू स्टेट ही नाम से पिक्चर बनी थी, सही कह रहा है। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है केस स्टडी का। एक लड़का पंजाबी, है ना, और लड़की साउथ इंडियन बहुत है, तमिल। वो उनको बहुत दिक्कत होती साउथ इंडियन को, अगर अपन ऐसा कह देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, मद्रासी अलग हैं, तमिल अलग हैं। तो वो थी तमिल, है ना। कल्चर डिफरेंस। अब कितने लोग कर रहे होंगे स्टडी, है ना, इस पे, लव मैरिज पे कितने लोग कर रहे होंगे, लेकिन केस स्टडी नहीं करते हो, उसका इम्पैक्ट देखते हैं इंटरव्यू शेड्यूल से। कुछ निकाल पाओगे? कुछ नहीं निकाल पाओगे। आपकी फूड देखो भाई, बहस होती हो जब कन्वर्सेशन होता है ना दोनों की माओ के बीच में, या उसके पिता और माँ के बीच में, क्या होता है भाई? खाना क्या बनेगा शादी में? भाई पंजाबी लोग कैसे खाएंगे, तमिल कैसे खाएंगे? डिफरेंस देखो। पंजाबी की शादी अटेंड करने गई वो, तब, और वो भी यहां आया। आपको कल्चर बहुत अंतर है, दो चीजें बहुत अलग हैं। अगर हम उनको एक साथ देखना चाह रहे हैं तो हम जितने उसके एस्पेक्ट छुपे हुए हैं, जब तक उनको नहीं खोजेंगे, उनको नहीं सर्च कर पाएंगे, तब तक हम कुछ नया नहीं निकाल सकते।
तब तक हम कुछ नया नहीं निकाल सकते। इसमें कौन से हमें टूल्स यूज करने चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए? एक होता है ना टूल्स, हमें कौन से यूज करने चाहिए? तो मुझे जो टूल्स होते हैं मेनली हम इसमें 3 टूल्स यूज करते हैं। करते तो बहुत सारे हैं, आपके लिए मैंने पहले क्या क्या कहा, ये मैथोलॉजी है। जब मैथोलॉजी है तो आपको आपका जो क्या है स्टडी ले रहे हो, आपका अध्ययन का क्षेत्र है या अध्ययन का केंद्र है, जो समस्या है उसके आधार पर आप टूल्स ले सकते हो, जो आप डाटा कलेक्शन के टूल्स हैं। मेनली टूल्स कौन होते हैं डाटा कलेक्शन के? टूल्स और टेक्निक में अंतर है। टूल्स क्या होते हैं और टेक्निक क्या होती है? हाँ, क्या होते हैं टूल्स और टेक्निक? बिल्कुल बिल्कुल सही। टूल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, ए क्या है, जैसे इंटरव्यू शेड्यूल क्या है, टूल्स या टेक्निक है? टूल है। तो टूल्स टेक्निक क्या होगी इसमें? आप इसमें क्वेश्चन का यूज नहीं कर सकते, इंटरव्यू शेड्यूल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप इंटरव्यू का कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू कैसा होना चाहिए आपका? सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड, अगर आपने अनस्ट्रक्चर्ड कर दिया तो प्रेस वार्ता हो जाएगी, है ना? फिर वो अपने हिसाब से ही सब बोलेगा, फिर आपका टॉपिक आपके पास, उसका टॉपिक उसके पास, फिर आप कुछ नहीं निकाल पाओगे उस स्थिति में भी। क्यों? क्योंकि फिर वो अपना बताएगा अपनी कहानी, फिर आप उसको कोरिलेट कैसे करोगे टॉपिक के साथ? फिर तो टॉपिक आपका अलग, इसकी कहानी कुछ, उसकी कहानी कुछ, और आपका टॉपिक कहीं और। आपको कौन सा करना पड़ेगा? सेमी स्ट्रक्चर। आपको पॉइंट इरेज करने पड़ेंगे, मेनली पॉइंट जो आपके हैं टॉपिक से, जो आपके वेरिएबल्स हैं। कई बार अपने आप को भी हम क्या उत्तरदाता की जगह रख के देख सकते हैं। जब हम क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन के 3 पार्ट होते हैं। कौन सा? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, सहभागी, है ना, सहभागी, है ना। और फिर एक और कौन होता है, असहभागी, और कौन सा? 3 होते हैं, कौन कौन से? अवलोकन, जिसमें हम दूर से देख लेते हैं, देख लिया उतने दूर से दिख रहा है वही है कि नहीं है, चलो हो रही थी घटना, चाकू मारा, कोई मरा, अब किसने किसको मारा वो नहीं हमें देखा, लेकिन जो मर गया वो फाइनली हमने मान लिया कि दूसरे ने मारा था इसलिए वो मरा था, है ना, ये मान लिया। जैसे सुसाइड केस में करते ना, एक सुसाइड केस स्टडी में, जब सुसाइड की केस स्टडी होती है तो ऐसा मानते हैं कि लॉक है दरवाजा, लॉक है दरवाजा, सभी लोग मर गए, सभी लोग मर गए, कमरे के अंदर जितने लोग थे वो सब मर गए, डेड हो गए, कहीं से कोई खिड़की सारी बंद है, गेट दोनों बंद है, और अंदर से बंद है, बाहर से नहीं अंदर से बंद है। तो हम इस स्थिति में क्या मान लेते हैं, सुसाइड की गई है, किसी ने आके बाहर से गोली नहीं चलाई, सुसाइड की है, क्योंकि उन्होंने गेट लगा लिया, ऐसा। लेकिन ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सच नहीं होता, ऐसा सच नहीं होता। क्यों? बाहर से व्यक्ति गेट बंद कर सकता है क्या, अंदर से, अंदर का? हाँ, और बाहर से व्यक्ति कर सकता है क्या अंदर का गेट? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, खिड़की भी बंद है। जैसे आपका कोई लॉक ढीला है, एक पिक्चर देखी मैंने, उससे मैं बता रहा हूं, मैंने उसी पिक्चर में देखा तो मैं सीखा कि हो सकता है भाई ऐसा। मैं आपके उसके पहले मैं भी मान रहा था कि वो नहीं होता, लेकिन उसमें क्या कर दिया, उसने लॉक ढीला कर दिया, और वो लॉक काय का था, आयरन का, लोहे का, बाहर से बड़ी चिमक से उसने देखा, बार बार प्रैक्टिस की,
ऐसे ऐसे ऐसे, उसने देख लिया कि किसका दी, नीली, लॉक कर दिया और वो मार के चला गया सबको। हो सकता है, लेकिन क्राइम सीन में हम जब देखते हैं तो पहला क्राइम सीन जैसे ही देखते हैं तो हम उससे एविडेंस कलेक्ट कर, वो भी केस स्टडी होती है। क्राइम सीन वाली क्या होती है, केस स्टडी होती है, नहीं होती, वो केस स्टडी होती है। तो उसमें जो हमने पहले देखे क्राइम सीन में क्या क्या चीज देखी, उसी को हम ले लेते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना तो बहुत नए सच निकल के आते हैं। आते कि नहीं आते? कितनी आपने देखे होंगे, जब पुराने केस पढ़ोगे आप। क्यों? क्योंकि हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं होता, सत्य कहीं छिपा हुआ होता है। क्योंकि जो बात है ना वो अलग है, हमारे अंदर का सत्य हमें नहीं दिखता। बाहर से हम कुछ और देखते हैं, अंदर से कुछ और हैं। सबके साथ है ना, पढ़ा ना गॉफमैन का, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। इस सोसाइटी का है, जब तक हम अंदर जाके नहीं निकालेंगे तब तक हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। मेनली केस स्टडी में हम सेमी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, जो आपकी सुविधाजनक हो, है ना। सुविधा के लिए आपको लगता है कि हम सहभागी तौर पे रह के करने लगे हैं। कई बार लोग झूठ बोल देते हैं आपसे, पर आप काउंटर करते हो कि आप भाई, किसी ने, जैसे मेरे साथ होता था ऐसा, मैंने जो केस स्टडी की तो मुझसे ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते थे केस स्टडी में। जब मैं पूछता था उनसे तो 90% झूठ बोल के चले जाते थे जो रिस्पोंडेंट था। लेकिन रिस्पोंडेंट को जब वेरीफाई करता था तो 90% उनका झूठ पकड़ा जाता था केस स्टडी में। मेरी जो केस स्टडी थी वो क्या थी, मैरिज के ऊपर थी। उसमें क्या था, खसराव के लड़के ने फॉरेन की लड़की से शादी की। अब एक किसका व्यू है, लड़के का, एक व्यू किसका है, लड़के का। तो जब लड़के के व्यू से देखो तो वो अपने आप को कमजोर थोड़ी बताएगा, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा बताएगा। और वो एक्चुअल चीज कभी नहीं बता सकता कि उसने शादी क्यों की। वो क्या कहेगा, उसका रीजन क्या था, प्रेम था, है ना, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। ये नहीं बताया कि हमने उसकी मोटी रकम भी देख ली थी उसके पीछे जो छिपी थी। वो कैसे कोई बताएगा। लेकिन जब आप केस स्टडी मेथड से यूज करते हो तो आपको ये वेरीफाई भी करना पड़ता है, छिपी हुई चीजों को वेरीफाई करना है। कई बार आप फोकस इंटरव्यू कर सकते हो। फोकस इंटरव्यू में आपको टूल्स जरूर यूज करना है, आपको टूल्स का यूज करना है। आपको क्या करना है, आप बाकायदा टूल्स रखोगे, कैमरा लगाओगे, रिकॉर्डिंग करोगे, और इतने लोगों के बीच में आप कुछ इंटरव्यू के लिए आपने क्या कर लिए, क्वेश्चन रख लिए, और आपने देखा कि वन बाई हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको व्यू समझ में आएगी। जैसे आप पूरी फैमिली का अध्ययन कर रहे हो, आप जो मुखिया से बात करोगे तो कुछ और मिलेगा, और जो मुखिया से दबा हुआ है वो कुछ और सोच रहा होगा कि पापा तो हमसे पूछ के घर ही नहीं बना रहे, पापा को थोड़ी रहना है, रहना तो हमें है। उसके अपने विचार होंगे होंगे और पिता ही समझ रहा है कि हमारे पुत्र की इच्छा के अनुसार ही हम घर बना रहे हैं। आप फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर से बात कर सकते हो। आप कहोगे कि बच्चों के सोशलाइजेशन पे केस स्टडी कर सकते हो। कैसे भाई, आप बच्चे आजकल मोबाइल चला रहे हैं तो पिता सोच रहा है कि बच्चे का पालन पोषण किसको करना है, माँ को करना है, और माँ सोच रही है कि पालन पोषण मुझे कब तक करना है, जब तक उसका हस्बैंड अब्सेंट है, घर में नहीं आया, और वो आ गया तो अब उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की, है ना। अब लेकिन उसका व्यू क्या है, वो सोच रहा है कि भाई मैं तो ऑफिस से आया हूं, मैं थका हूं, अब मैं आराम करूंगा, मैं तो पैसे कमा के आया हूं। और वो पत्नी कह रही कि इसने तो पूरे दिन मुझे परेशान करके रखा, अब ये कुछ देर देखें। तो उस टाइम पे गैप जो भरा है उसका क्या, वो हमें कैसे समझ में आएगा। तो बहुत सारे इशू हैं सोसाइटी के जो सिर्फ हम किससे देख सकते हैं, इस स्टडी से। आप डायरियां देख सकते हैं, बहुत सारी, कुछ टाइप्स हैं के स्टडी के टाइप्स हैं, इसको भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है, ये आपकी मैथोलॉजी पे ही डिपेंड करते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे टाइप हैं। इसके अलावा भी जैसे निदान करना किसी का, भावनात्मक चीजों को देखना, इसके अलावा कोई और ऐसी चीजें हैं जिनको देखना। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल की जाती हैं केस स्टडी में। मेनली दो ही रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं आप, पहला कौन सा, एक्सप्लोरेटरी, और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव।
आप स्टार्ट किससे करते हो? एक्सप्लोरेटरी से, जब आपको पता नहीं होता और आपको लगता है कि हम सारी चीजों को पता करने लगे हैं, तो आपकी मैथोलॉजी कैसे हो जाएगी? डिस्क्रिप्टिव। और जब आपको हमें निरर्थ पता नहीं होता तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? जैसे हमें पता नहीं चलता रिस्पोंडेंट कौन है, जैसे हम जैसे एक प्रमला कपूर की स्टडी को ले लें हम, ये हम इंडियन कॉल गर्ल को, तो कॉल गर्ल अलग से थोड़ी पता चलती कॉल गर्ल कौन है, वो तो सब गर्ल है। अब कॉल गर्ल को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हमें पहले किसी कॉल गर्ल के पास जाना पड़ेगा, फिर वो बताएगी हाँ वो भी करती है, वो लड़की भी है, वो लड़की भी शामिल है, वो लड़की भी शामिल है। तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो इसके के लिए सैंपलिंग कैसे करेंगे इसकी? हाँ, नहीं नहीं, कैसे पढ़ेंगे? कौन सी किताब में उसकी बायो कुंडली लिखी है कि वो लड़की कॉल गर्ल है? कौन सी वेबसाइट में? ऐसा तो है नहीं, और डला भी है तो आप थोड़ी ढूंढ लोगे उस, नहीं, ऑब्जर्वेशन में कैसे? उसके लिए सैंपलिंग कैसे करोगे? सैंपलिंग उसके लिए सिनोवॉल सैंपलिंग होती है ना? उसमें आप क्या करते हो? एक के पास जाते हो, मतलब एक से आप लिंक दूसरे के पास लगाओगे, पहुंचोगे, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास। मतलब आपका जो रिस्पोंडेंट होता है वो निश्चित रूप से उसको उस तरीके के लोगों को जानता है, क्योंकि आप प्रेरित होते हो किसी से, है ना? जो बात हुई थी, आप किसी से जुड़ते हो या कहीं से आपको सूचना मिलती है, आपका कॉम्पिटिटर होता है तो आपको पता होता है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो? स्नोबॉल से आप धीरे धीरे दूसरे तक लिंक कर सकते हो। टाइम हो गया क्या? 10 मिनट क्वेश्चन के लिए छोड़ दें, कोई प्रश्न हो कि अभी बात कर लें? अगर प्रश्न हो तो हमारे पास बात करने के लिए है, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे अभी चीजें छूट रही हैं इसमें। हाँ, तो और तो कुछ नहीं है इसमें? हाँ, नहीं है, कुछ नहीं, यही है। हाँ, ए टाइप्स हैं, है ना? सिर्फ ए मैथोलॉजी की, इसमें कुछ चीजें आपकी आपके तरफ से प्रश्न आ रहे हो तो मुझे थोड़ा सा प्रश्न जरूर रखें आप। ये बहुत आराम से पूछो, जो प्रश्न आ रहा हो, प्रश्न कम भी आ रहा हो तो पूरा भी कर सकते हैं बात करने के बाद, जैसे कुछ आया हो कोई स्कॉलर के मन में जो रिसर्च कर रहा हो। मेरी, हाँ, हम्म, हम्म, और उसको या तो रिसर्च डायरी में नोट कर देंगे या फिर उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो क्या हम उन चीजों को साथ में एनालाइज करेंगे जो एडिशनल चीजें हैं। तो उससे सही रिजल्ट लगेगा कि नहीं? नहीं, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने कहा कि जब हम इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इंटरव्यू शेड्यूल में 20 या 30 या 40 क्वेश्चन रखे, उसके बाद हमने क्रॉस क्वेश्चन किया किसी चीज को लेके। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बनावटीपन आ जाता है उसके अंदर जब आप पूछने जाते हो ना उससे। देखो, ये उत्तरदाता भी क्या है? मशीन नहीं है, वो भी ह्यूमन बिहेव, उसका भी ह्यूमन बिहेव है। जब हम उससे प्रश्न करते हैं ना तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है ना? व्यवहार उसका क्या होता है कि उसको भी पता है कि हमसे पूछने आए हैं। मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च के लिए मैं गया था, शायद आपके बगल वाली मैडम भी गई थी मेरे साथ। एक गांव था, वो प्रधानमंत्री, सॉरी, एक योजना थी सांसद आदर्श ग्राम की। एक गांव में हम लोग को स्टडी करनी थी, तो स्टडी में हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल लेके गए, तो गांव में हम जब 15-20 लोग उतरे, विश्वविद्यालय के लड़के अपने अपने कागज लेके, तो गांव अलर्ट हो गया पूरा कि हमसे कुछ पूछने आए हैं। आपको बताता हूँ, जब हम लोग पहुंचे तो हम लोगों के सबके हाथ में पेन कॉपी तैयारी थी, पानी की बोतल, बैग, हाँ, सब पहुंचे। अब एक एक घर में बांटा कि हम इतने से इतने कर लेंगे, इतने से इतने लाख। हम लोग थोड़े जो सीनियर हो गए थे, हम सीनियर रिसर्च स्कॉलर थे, तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो हम लोग अपनी भूमिका में थे। तो बच्चे जैसे पहुंचे तो एक घर में पहुंचे तो उससे पूछा, मैंने पूछा कि क्या है आपके घर में, कितने उसमें क्वेश्चन थे, पहले से फिल थे, आपके घर में कितने पंखे हैं,
उसने कहा 2, ठीक है, जबकि एसी बाहर लगी है, एसी आपको दिख ही रही है, लेकिन उसमें है ही नहीं, और वो भी पूछ ही नहीं रहा है, जानवर एक भी नहीं। उसमें पूछा कि सोना चांदी रकम पैसा ट्रैक्टर, कुछ नहीं। उसके घर में जबकि आपको कल्टीवेटर रखा, ट्रॉली रखा दिख रहे, उसके हाथ में इतने बड़े बड़े सोने के वो दिख रहे चूड़े, है ना, उसके घर में इतनी बड़ी माला दिख रही, किसी को कुछ नहीं दिख रही उत्तरदाता को। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि हम तो पूछ रहे हैं, हमें क्या करना है। ये आपको सजग रहने पड़ता है। कई बार लोग झूठ बोल देते हैं, आपको फूड देखना है कि उनके घर का फूड कैसे है, वो नहीं बताएंगे, है ही नहीं पैसा, क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसे आ रहा है जैसे शासन की कोई स्कीम आने वाली है, कि हमने ऐसे बना दिया ना सोसाइटी को, तो अलर्ट हो जाते हैं। अब आप क्या करते हो उसमें, आप क्या करते हो, आपको तो देखना चाहिए कि वो कचड़े कहाँ फेंक रहे हैं, कचड़ा कहाँ फेंक रहे हैं। भाई कचड़ा भी देखना चाहिए आपको, कचड़े में क्या है, फूड पैकेट कौन से हैं, मैगी खा रहे, पास्ता खा रहे, बिस्किट खा रहे, चॉकलेट कौन सी खा रहे, वो आपको दिख जाएगा ना उनके घर का, वो थोड़ी आपको बताएंगे। हाँ। आप पांच पांच उत्तरदाताओं को रखो, उनकी केस स्टडी करो, उनके लिए प्रश्नों को बंद कर दो, उनके लिए क्या है आपका जो होता है ना इंटरव्यू शेड्यूल, आप तो पूछोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रश्न क्या होंगे आपके कोरिलेट हैं इंटरव्यू शेड्यूल में, तो उसको बनावट, उसको भी तो बनावटी बनना पड़ेगा दूसरे प्रश्न के लिए। एक प्रश्न तो वो बता देगा आपको, लेकिन दूसरे प्रश्न के लिए तो वो बदल जाएगा ना, अपने आप को बदलना पड़ेगा उसको, तो उस हिसाब से वो बदलेगा। तो आप उसको छोड़ दो कि हम आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब आपके पास वो नई चीजें निकल के आएंगी। कोई प्रश्न नहीं है कोई? मुझे लगता है ठीक से नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, प्रश्न क्यों नहीं आया भाई? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे I very good afternoon to all. I, Vibhasa, student of every first on behalf of health participants, I am glad to express my photo. I want to thank our passionate in mind and designed of today's seminar, Professor Dr. Sachika for taking such a in-depth and comprehensive lecture on case study methodology of qualitative research. Thank you, thank you so much. आप सभी जितने भी स्टूडेंट या स्कॉलर जो ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं इस कोर्स को, वो सभी फर्स्ट डे से लेकर, क्योंकि आपके एक दिन में 2 सेशन हुए हैं, है ना, तो फर्स्ट डे से लेकर प्रत्येक सेशन का आपको फीडबैक लिखना है अपने पास, है ना, कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर हुआ और सेकंड लेकर थर्ड या फोर्थ लेक्चर हुआ, उसमें आपने क्या सीखा है, आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, आपको क्या समस्या रही समझने में, क्या नहीं रही। यानी कि किसी को लैंग्वेज की समस्या हो सकती है कि इंग्लिश में हुआ तो हिंदी मीडियम को नहीं समझ में आया, है ना, या फिर हिंदी में हुआ तो इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं समझ में आया। तो वो कमियां और अच्छाइयां आपको दोनों चीजें प्रत्येक सेशन की लिखनी है।
कौन से गेस्ट लेक्चर जो रहे हैं या जो व्याख्यान देने वाले विद्वान रहे हैं उनका इसमें से किनका ज्यादा अच्छा लगा है, किनका कम अच्छा लगा है, किनका समझ में नहीं आया। आपको प्रत्येक सेशन का फीडबैक अपने पास नोट ठीक है, और ये बहुत अच्छा करना भी पड़ेगा क्योंकि इसकी रिपोर्ट आप लोगों का ठीक है, और ऑनलाइन या उनको ऑनलाइन फॉर्म दिया जाएगा फीडबैक, ठीक है।